Yes, hello students. Mm, We are going to discuss few doubts related with stoichiometry chapter, redox reaction and titration and other concepts. First question is of IIT 2011. 2011. IIT 2011. The difference in the oxidation number of the two type of sulfur atoms in Na2, Na2, S4O6. The difference in oxidation numbers या oxidation states of two sulfur atoms of two type of sulfur atom, दो टाइप के सल्फर एटम है. क्यों है इसमें दो टाइप के, ये आपको बताया था. विदाउट स्ट्रक्चर वी कांट सॉल्व इट, विदाउट स्ट्रक्चर हम सॉल्व नहीं कर सकते. और स्ट्रक्चर आपको इसका लिखवाया हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर है. मिडिल सल्फर एटम्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो स्टेट, वेयर एज टर्मिनल सल्फर एटम्स, तो ये मिडिल सल्फर एटम्स इसका ज़ीरो आंसर होता है और टर्मिनल सल्फर एटम का आंसर क्या होता है +5. ठीक है, तो 5 माइनस ज़ीरो इक्वल टू क्या आएगा 5. द डिफरेंस इज़ 5, तो इसका 5 डिफरेंस आएगा. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये. ठीक है, प्रीवियस ईयर IIT का 2011 का. ठीक, चलिए इसके बाद 1980 का. 1980 IIT 1980 में क्वेश्चन आया हुआ है. m इज़ द मोलिकुलर वेट ऑफ KMnO4. ठीक है, m इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4. ठीक है, आपको इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है. इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, equivalent weight of KMnO4 when it is converted into K2MnO4 is. कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा लिखिए. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वह आपको, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर या मोलिकुलर वेट या मोलर मास अपॉन n फैक्टर. इसका मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है m, बस n फैक्टर सॉल्व करना है. n फैक्टर सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन क्या है, वो जब KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है K2MnO4 में, तो इन KMnO4 मैग्नीज इज़ +7, इन K2MnO4 मैग्नीज इज़ +6. तो ठीक है, 1 का डिफरेंस है तो n फैक्टर 1 यानी m/1. सॉरी, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है. ये IIT 2003 का है. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिक्सचर X इक्वल टू 0.02 मोल्स of CO NH3 5 SO4 Br and 0.02 mole of CO NH3 5 Br SO4 was prepared in 2 liter of सॉल्यूशन. ठीक है, 2 लीटर सॉल्यूशन, इसमें लिखा हुआ है 2 लीटर में है ये, तो पर लीटर कितनी वैल्यू होगी वो आप सोल्व कर सकते हैं. ठीक, क्यों पर लीटर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 1 लीटर ऑफ मिक्सचर, 1 लीटर ऑफ मिक्सचर X प्लस excess amount of AgNO3 Y, 1 liter of mixture plus excess amount of BaCl2 Z.
ये लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई एंड जेड बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई एंड जेड, वाई के कितने मोल्स होंगे और जेड के कितने मोल्स होंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, अब पहले तो ये देखें कि ये वाई क्या है और जेड क्या है। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट, आप ध्यान रखना, सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रेट का कोई रोल नहीं होता है। सिल्वर इज़ यूज टू रिमूव हेलोजन्स। सिल्वर किसे रिमूव करने के लिए होता है, हेलोजन। हेलोजन कहाँ है, ये ब्रैकेट से बाहर, इस कैपिटल, ये 12th क्लास में पढ़ोगे, क्वेश्चन थोड़ा सा 12th से रिलेटेड है। इस स्फेयर को इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर इसे। और कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो कुछ भी होता है वो आयोनाइज नहीं होता, मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। स्पीसीज प्रेजेंट विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फेयर डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। जनरल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, तो केवल स्फेयर से बाहर वाला यानी कि ब्रोमीन रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या बनेगा, यहाँ पर जो वाई मॉलिक्यूल बनेगा ये बनेगा AgBr। ठीक है, और किस पर डिपेंड करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, क्या इस पर डिपेंड करेगा, नहीं, ये तो एक्सेस अमाउंट है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये है 1 लीटर में जो x होगा, और इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा इसका, सिल्वर का इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ 0.02 मोल। ये लेकिन ये 0.02 मोल तो किस में प्रेजेंट थे, 2 लीटर में प्रेजेंट थे। 0.02 मोल्स प्रेजेंट इन 2 लीटर, तो पर लीटर कितना होगा, पर लीटर होगा 0.01 मोल। ठीक, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर 2 लीटर में 0.2 है तो 1 लीटर में कितना होगा, 0.01 होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम हाफ करने से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक, ये आपको बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में मोलरिटी वाले में। ठीक है, वॉल्यूम हाफ करने से सॉल्यूशन का मोलरिटी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आता है। ठीक है, तो हमने 2 लीटर सॉल्यूशन बनाया और फिर उसका आधा लीटर, यानी कि 2 लीटर का हाफ लीटर कितना होगा, 1 लीटर होगा, यानी 2 लीटर का हाफ, तो 2 लीटर का हाफ कर दिया यानी 1 लीटर। तो 2 लीटर में 0.2 मोल्स थे, तो 1 लीटर में कितने होंगे, 1 लीटर में क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 लीटर कंटेन्स 0.01 मोल ऑफ CO NH3 SO4 Br। ठीक है, ये प्रेजेंट है, और 0.0 मोल्स इसके हैं, तो Br नेगेटिव भी कितना होगा, इट इज़ आल्सो, क्योंकि बिकॉज 1 मॉलिक्यूल कंटेन 1 molecule contain 1 Br negative ion, therefore 0.01 mole molecule contain 0.01 मोल Br नेगेटिव आयन। ठीक है, एक में एक प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल में एक है, तो 0.01 में भी एक, इतने ही होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, जितने Br नेगेटिव होंगे उतने ही AgBr बनेंगे। ठीक है, मतलब उससे कम नहीं बन सकते, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। सिल्वर जितने होंगे उतना नहीं बनेगा, क्योंकि सिल्वर एक्सेस अमाउंट आपको बताया था, जो कम अमाउंट में होता है वो लिमिटिंग होता है, जो एक्सेस में होगा वो कभी लिमिटिंग नहीं होगा। तो X इज लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स Br नेगेटिव इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो Br नेगेटिव डिसाइड्स द प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ Br नेगेटिव इक्वल टू द नंबर ऑफ AgBr। ठीक है, तो इसका मतलब है 0.01 मोल। ठीक है, क्लियर, जितने ये प्रेजेंट होंगे उतने ही ये प्रोड्यूस होंगे, तो 0.01। अच्छा, ये तो कई ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब दूसरे वाले में देखते हैं, इस बार दूसरा क्या है, 1 लीटर, वही लिखा है 1 लीटर ऑफ एक्सेस। अब BaCl2 ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर ये Z बनेगा, बेरियम, बेरियम इज़ यूज टू रिमूव बेरियम सल्फेट, यानी कि सल्फेट को रिमूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सल्फेट को ये हेलोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हेलोजन तो पहले भी है इसके पास, इसका हेलोजन से कोई रिएक्शन नहीं होगा। बेरियम सल्फेट बनेगा, प्रेसिपिटेट होते हैं ये दोनों प्रेसिपिटेट होते हैं। तो Z इज़ बेरियम सल्फेट, ये Z बेरियम सल्फेट है, और बेरियम सल्फेट यानी कि ये होगा CONH3 क्योंकि स्फेयर के अंदर वाला रिएक्ट नहीं करेगा, स्फेयर से बाहर वाला ही रिएक्ट करेगा, SO4 नेगेटिव रिएक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर SO4। तो 1 लीटर, इसका मीनिंग ये होगा इस वाले का, 1 लीटर कंटेन्स 0.01 मोल ऑफ CO
NH3 5Br SO4, ठीक है, ये है इसमें, ठीक। और वन मॉलिक्यूल, आप ध्यान से देखिए, सेम वही, वन मॉलिक्यूल में वन आयन है, वन मॉलिक्यूल कंटेन वन सल्फेट आयन। अब एक में एक है तो देयर फॉर 0.01 मॉलिक्यूल कंटेन 0.01 मोल सल्फेट आयंस, सल्फेट आयंस, ठीक है। और लिमिटिंग एजेंट कौन है? लिमिटिंग एजेंट फिर से वही है सल्फेट, ये वाला लिमिटिंग एजेंट है मॉलिक्यूल, क्योंकि ये तो एक्सेस में है, एक्सेस वाला कभी भी लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा, इसका मतलब ये डिसाइड करेगा। और एक सल्फेट से क्या बन रहा है? एक ही सल्फेट बनेगा, यानी एक से एक बन रहा है, यानी जितने सल्फेट होंगे उतने ही क्या होगा? नंबर ऑफ बेरियम सल्फेट, उतने ही बेरियम सल्फेट होंगे, इसका मतलब 0.01, तो ये भी 0.01, तो दोनों ही 0.01 होंगे। मोल्स ऑफ वाई एंड जेड आर, वाई और जेड दोनों की वैल्यू 0.01 होगी। क्लियर? ये थोड़ा सा कंसेप्ट 12th क्लास का भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है आपको, ये याद रखना, इस फेयर के अंदर जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। और सिल्वर इज़ ऑलवेज यूज टू रिमूव, मतलब सिल्वर का काम ही होता है, जहाँ भी सिल्वर लिखा होगा समझिए कि वो ब्रोमीन को रिमूव, हेलोजन को रिमूव करने के लिए होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। और इसी तरह से क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस अगर कहीं यूज़ होता है तो वो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये पढ़ोगे धीरे धीरे सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है ये IIT 2007 का क्वेश्चन है, IIT 2007 क्वेश्चन क्या है? ए टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट का टाइट्रेशन विद एसिडिफाइड मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है? मोहर सॉल्ट होता है अमोनियम सल्फेट डॉट FeSO4 डॉट 6H2O, इसे मोहर सॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज मोहर सॉल्ट, ठीक है। इसे डबल सॉल्ट भी कहते हैं, डबल सॉल्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें दो सॉल्ट होते हैं, एक अमोनियम और एक आयरन, ठीक है। जैसे अमोनियम सल्फेट है वो सिंगल सॉल्ट है, ठीक। अगर ये FeSO4 है तो सिंगल सॉल्ट है, लेकिन दोनों एक साथ है तो डबल सॉल्ट है, ठीक है। फिटकरी जो पोटाशियम होता है ना, फिटकरी, वो भी डबल सॉल्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये कह रहा है इसके साथ रिएक्शन है। और आगे क्या कहता है कि यूजिंग द डाइफिनाइल एमाइन एज इंडिकेटर, इंडिकेटर का तो हमें कुछ करना ही नहीं है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ द डाइक्रोमेट, इसका 1 मोल दिया हुआ है और इसके मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, मोल्स इसके अननोन है, ठीक है। मोर सॉल्ट के मोल अननोन है, कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपको बताया एसिडिक मीडियम में ये हमेशा क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होता है, +6 से +3, प्लस अमोनियम में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली आयरन, ये याद रखना है हमें, मैंने आपको बताया था आयरन 2+ से 3+ में कन्वर्ट हो जाता है, 2+ से 3+, यानी इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर कितना होगा? क्योंकि ये तो 6 से 3 है, 3 का चेंज, 2 क्रोमियम के लिए 6, और इसका एन फैक्टर क्या होगा? इसका एन फैक्टर 1, क्योंकि एक का ही चेंज है, एक आयरन के लिए एक का चेंज, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है। अब इसे आप ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पर भी कर सकते हैं, आप इसे बैलेंस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सीधा क्या कर लेते हैं, इसे ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पर कर लेते हैं, ठीक। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट n इंटू एन फैक्टर, और ये भी n इंटू एन फैक्टर। इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए हुए हैं, एन फैक्टर 6 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है, अननोन है, और इसका एन फैक्टर 1 है, देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। तो आंसर 6 आ गया, इसका डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद IIT 2001 का क्वेश्चन है, IIT 2001, IIT 2001 में क्या दिया हुआ है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4, ठीक है, और डाइहाइड्रेट का मतलब है दो वाटर मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं डाइहाइड्रेट। ऑक्जेलिक एसिड को आप ऐसे भी लिखा दे सकते हैं बुक्स में, COOH ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट है, H2C2O4 लिखा होगा या COOH और डाइहाइड्रेट मतलब 2H2O। ये कहता है कि इज़ मेड अप टू 250 ml, ठीक है, 250 ml, 250 ml में मतलब इसे डिज़ोल्व कर लिया इतने ग्राम को। आगे कहता है द वॉल्यूम ऑफ 0.1 N NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution is, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि एक एसिड है और एक बेस है, ऑब्वियसली एसिड बेस है तो सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन है, और एसिड बेस टाइट्रेशन सीधा सॉल्यूशन लिख लेते हैं, क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बेस, ठीक है। दोनों के वैसे इक्वेशन लिख करके आप बैलेंस करके भी सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, इसका तो वेट दिया हुआ है, तो वेट की टर्म्स में देख लेते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो वेट है और 250 ml में डिज़ोल्व किया, यानी कि हम इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मोलैरिटी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मोलैरिटी। या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, सीधा 6.3 ग्राम से और 250 में वही अब मोलैरिटी ही और 250 को ही न्यूट्रलाइज करनी, क्या कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 10 ml को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, पहले मोलैरिटी सॉल्व कर लेंगे, एन फैक्टर वॉल्यूम जितना दिया हुआ है इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, और यहाँ तो नॉर्मेलिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। चलिए तो पहले हम इसकी मोलैरिटी सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। चलिए वेट कितना दिया हुआ है 6.3 डिवाइडेड बाय, अब मोलर मास कितना होगा इसका, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट देखते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन 24 ऑक्सीजन 64, ठीक है, और 2 वाटर यानी कि 36, ठीक है। तो 6 4 10 4 3 9 1 10 100, तो ये हो गया 100 और 126 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml, लेकिन ml तो चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए किस में, लीटर में, ठीक। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी 6.3 इंटू 1000 अपॉन 126 इंटू 250, तो 250 ये तो हो गया 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 63, ठीक है। तो ये 63 से ये कैंसिल आउट, 0.1 और 2 कितना हो गया 0.2, यानी कि मोलैरिटी 0.2, तो 0.2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। एन फैक्टर 2 लिखवाया हुआ है, ऑक्जेलिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो इसका एन फैक्टर 2 होता है, इनटू कितना वॉल्यूम न्यूट्रलाइज करना है, देखो उसने सारे को न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं कहा, 250 को न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं कहा है, द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन ओनली, 10 ml, तो वॉल्यूम केवल 10 ml को टाइट्रेट करना है, ओनली 10 ml। अब आप कहेंगे मोलैरिटी तो हमने 250 में सॉल्व की थी, आपको बताया हुआ है जब एक लार्ज सॉल्यूशन से यानी 250 ml में से जब 10 ml लेंगे तो 250 ml की मोलैरिटी और 10 ml की मोलैरिटी क्या रहेगी, सेम। अगर मैं 250 में से 200 ml लूँगा, मोलैरिटी रिमेन सेम, ये पहले ही मोलैरिटी के टाइम पर समझाया था कि एक लार्ज सॉल्यूशन से जब स्मॉल पार्ट लेते हैं तो मोलैरिटी रिमेन सेम, नॉर्मेलिटी रिमेन सेम, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट चेंज हो जाते हैं, तो मोलैरिटी तो वही रहेगी, ठीक है, इक्वल टू नॉर्मेलिटी 0.1, एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नॉर्मेलिटी लिखा हुआ है, वॉल्यूम अननोन है, ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे।
देयरफॉर ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया 4 और 40, यानी 4 × 10⁻⁻² लीटर, ठीक है। लीटर में इतना है, तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए कि ये कितना होगा, ठीक। ml में कितना होगा, ml में होगा ये 40 ml, क्योंकि ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ठीक है, तो 40 ml आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये IIT, ये भी 2001 का क्वेश्चन है, 2001। क्या कहता है, द Na2H2O3 सॉल्यूशन यूजिंग K2Cr2O7 बाय द आइडोमेट्री, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट तो आपको बताया हुआ है, एसिडिक मीडियम जब भी होगा तो एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, सिंपल है, इसके साथ कोई भी रिएक्शन करे इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 +6 से +3 में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इसका n फैक्टर क्या रहेगा, 6 रहेगा, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, m/6, इसका मोलर मास डिवाइड बाय 6 ही रहेगा, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, ठीक है, ये रहेगा, क्लियर। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है असाइनमेंट के, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, एक कंपाउंड हैज़ 20% ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट, ठीक है, और वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड हमें बताना है, और इफ़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड कंटेन्स 2 नाइट्रोजन एटम, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम जैसा कि उसने कहा वो कर देते हैं, क्या लिखा है उसने, 20% ऑफ, पूरा लिखते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, कंपाउंड हैज़ 20% ऑफ नाइट्रोजन, टोटल नाइट्रोजन, टोटल नहीं लिखा, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो होगा टोटल ही होगा नाइट्रोजन बाय वेट, ठीक है। यानी कि ये क्या है, वेट ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल है, वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 20%। मैंने कुछ नहीं किया है, जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा लिखा है, मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। कंपाउंड में 20% नाइट्रोजन का वेट है, यानी टोटल वेट का 20% नाइट्रोजन, यानी कि वेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 20/100। वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, उसने कहा है कि 1 मॉलिक्यूल हैज़ 2 नाइट्रोजन, ठीक है। वेट ऑफ नाइट्रोजन मीन्स 1 मॉलिक्यूल हैज़, सिंस 1 मॉलिक्यूल of compound has 2 n atoms, therefore 2 × 14 इक्वल टू W, या पूरा लिख देता हूँ, वेट ऑफ कंपाउंड, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इंटू 20/100। बस यहाँ से वेट ऑफ कंपाउंड सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा वेट ऑफ कंपाउंड, देयरफॉर वेट इक्वल टू कितना हो गया, 28 × 100/20, 5, और ठीक है, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, 140, 140 आंसर आ गया, यानी कि थर्ड आंसर आ गया, सी आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, ये भी उसी का असाइनमेंट का ही है। 42 क्या कहता है, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट। मैं फिर वो इतना ही लैंग्वेज लिखता हूँ जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्या गिवन है, हीमोग्लोबिन contains 0.33% of iron by weight, ठीक है। इसका मतलब फिर वही, वेट ऑफ आयरन इक्वल टू वेट ऑफ हीमोग्लोबिन
इंटू 0.33%, ठीक। और वो कहता है कि 1 मोलिक्यूल हीमोग्लोबिन कंटेन 2 आयरन एटम, सेम वही, सिंस 1 molecule contains या हैज़ 2 Fe atoms, ठीक है। चलिए देयरफॉर, और आयरन होता है 56 दिया हुआ है, देयरफॉर 2 इंटू 56, 2 आयरन का वेट किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इंटू 0.33 अपॉन 100, देयरफॉर वेट इक्वल टू, बस सॉल्व भी तो करना है, 2 इंटू 56 इंटू 100 अपॉन 0.33, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, 30 दूनी 60 2 4 3400 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। दो क्योंकि ये 17 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, और 17 51, हाँ 3400 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लेना फिर भी क्या आंसर आता है, ठीक है। 34 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है 47।